सभी को नमस्कार। हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, जिसके दो स्वरूप हैं, गुणात्मक एवं गणनात्मक, के बारे में चर्चा की थी। गुणात्मक पद्धतियों में आगमन एवं निगमन पद्धति के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति के बारे में। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। इस पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन समय से किया जा रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख के लिए इसी पद्धति को काम में लेते थे। समाजशास्त्र में इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, लेकिन व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग करने का श्रेय चार्ल्स लीपले को है। लीपले ने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन में इसी विधि का प्रयोग लिया है। आधुनिक समय में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों तथा उद्दंड एवं अनुशासनहीन युवकों के उपचार के लिए किया जाता है। इसी प्रकार समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों जैसे नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों, नाटककारों तथा समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने के लिए, और इसी प्रकार से सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूह जैसे परिवार, राजनीतिक दल, अस्पताल, गिरजाघर, जिनको हम सामाजिक संस्थाएं भी कहते हैं, इन समुदायों का अध्ययन करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को काम में लिया जाता है। इस पद्धति में इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। समाजशास्त्री वॉटसन के अनुसार जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्र तथा सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाता है। इसी कारण बर्गेस ने इस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र भी कहा है। इस प्रकार से वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति भी अध्ययन की एक पद्धति है, जिसके द्वारा हम तथ्यों का संकलन करते हैं। आगे जो गुणात्मक पद्धतियां हैं, उन गुणात्मक पद्धतियों में हम शामिल करते हैं समाज मिति को। गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के अध्ययनों के लिए समाज मिति पद्धति काफ़ी उपयुक्त है। हेलन जिनिंग्स ने इस पद्धति को समझाते हुए लिखा है, एक दिए हुए समूह के सदस्यों में एक दिए हुए समय में पाए जाने वाले संबंधों के ढांचे को साधारण रूप से और ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करने की यह विधि है। अर्थात समूह में व्यक्तियों के बीच स्वीकृति एवं अस्वीकृति की मात्रा के माप के द्वारा सामाजिक स्थिति, ढांचा एवं प्रगति का पता लगाने और विवरण देने तथा उसका मूल्यांकन करने की विधि को हम समाज मिति कहते हैं। इस पद्धति की सहायता से किसी समूह विशेष के सदस्यों के आपसी संबंधों को मापा जा सकता है, उनके एक दूसरे के लिए आकर्षण और विकर्षण का पता लगाया जा सकता है और साथ ही समूह की संबंध व्यवस्था में व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। यह पद्धति इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा ऐसे स्केल्स या मापदंड विकसित किए गए हैं जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन संभव हो पाता है। यह पद्धति व्यक्ति के मानसिक भावों को चित्रित करने में सहायक है और इस पद्धति की सहायता से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामाजिक घटना या समस्या के विभिन्न कारणों का पता लगाना संभव हो पाता है।
इस पद्धति में अधिमान व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, समूह आदि को प्राप्त अधिमानों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें कुछ निर्धारित पैमानों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से पारस्परिक संबंधों की निकटता व दूरी को आसानी से मापा जा सकता है। किसी विद्यार्थी, अध्यापक, नेता या अभिनेता, इन सब की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। इसके लिए लोकप्रियता का जो आधार है, उन आधारों का पता लगाया जाता है और उसके बाद यह देखा जाता है कि किसे प्रथम, द्वितीय या तृतीय अधिमान प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक अधिमान के निश्चित अंक होते हैं। जिसे सर्वाधिक अंक मिलते हैं उसे सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत समाज चित्र अथवा समाज सारणी की सहायता से तथ्यों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। इस प्रकार से एक पद्धति समाजमिति है। इसकी नेक्स्ट हमारी जो विधि है वह है सामाजिक दूरी का पैमाना। समाजशास्त्री बोगार्डस ने संस्थागत व्यवहारों का अध्ययन करने हेतु सामाजिक दूरी मापने के लिए कुछ पैमाने तैयार किए। इन पैमानों का महत्व यही है कि इनकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह, समिति या समुदाय आदि के प्रति लोगों की रुचि को मापा जा सकता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति लोगों की रुचि में असमानता पाई जाती है। कुछ लोग किन्हीं व्यक्तियों, समूह या समुदायों के अधिक निकट हो सकते हैं, जबकि कुछ काफ़ी दूर होते हैं। यहाँ तक कि वे एक दूसरे से घृणा भी करते हैं। ऐसी स्थिति में निकटता और दूरी का पता लगाने में ये पैमाने काफ़ी सहायक होते हैं। इस पद्धति में प्रयुक्त विभिन्न पैमानों की सहायता से विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं अथवा परंपरागत व्यवहारों के प्रति लोगों की असमान मनोवृत्तियों का पता लगाया जाता है। आज कई ऐसे पैमाने उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से लोगों की मनोवृत्तियों को हम जान सकते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित पैमानों में से बोगार्डस का पैमाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद्धति में सर्वप्रथम किसी सामाजिक घटना को भिन्न भिन्न स्तरों में बांट लिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक स्तर के प्रति एक समुदाय के लोगों की रुचि का पता लगाया जाता है और विभिन्न स्तर पर लोगों की भिन्न भिन्न रुचियों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये निष्कर्ष संबंधों की निकटता या दूरी को प्रकट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से हम सामाजिक दूरी का पैमाना वाली विधि को काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रविधि है सामुदायिक अध्ययन पद्धति। किसी भी सामाजिक संस्था का अध्ययन उस समुदाय की पृष्ठभूमि में करना जहाँ वह समस्या मौजूद है, सामुदायिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि सामाजिक समस्या को समुदाय या समाज विशेष से पृथक करके हम ठीक से नहीं समझ सकते। यदि किसी जनजाति से संबंधित किसी समस्या का अध्ययन करना है तो उस संपूर्ण जनजाति की पृष्ठभूमि में ही ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए संपूर्ण जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को पहले समझना होगा। समुदाय से अलग करके किसी समस्या का अध्ययन करने पर सही स्थिति का पता लगाना और वास्तविक कारणों को जान पाना संभव नहीं होगा। इस पद्धति में अवलोकन, तुलना तथा परीक्षण की सहायता से समुदाय के संपूर्ण जीवन के बीच ही सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है। अध्ययनकर्ता उस समुदाय का एक सदस्य या अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रजातीय संघर्षों का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया गया था। इस पद्धति का इस दृष्टि से विशेष उपयोग है कि यह अन्य गुणात्मक पद्धतियों की कमियों को दूर करने में सहायक है। यह पद्धति अच्छाइयों के बावजूद भी अपनी कुछ सीमाएं रखती हैं। किसी समुदाय या समाज विशेष का पूर्णता से अध्ययन करना एक जटिल कार्य है। किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण समुदाय का अध्ययन करने का तात्पर्य समय और साधनों की पर्याप्तता से भी है। वास्तविकता यह है कि इतना समय और साधन साधारणतः नहीं मिल पाते हैं। इस पद्धति में वे सभी कमियां पाई जाती हैं जो अवलोकन, तुलनात्मक एवं परीक्षण विधियों में पाई जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी
हम समाजशास्त्र में सामुदायिक अध्ययन पद्धति को काम में लेते हैं ताकि किसी भी समुदाय का अध्ययन हम भली प्रकार से कर सकें और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।